से उतनी दूर से चरण स्पर्श करेंगे। गुरुजी मन से तो सब कुछ हो जाता है। मानसिक स्पर्श स्पर्श ऐसे कैसे मन तो पूरी क्या आपके चरण स्पर्श करने के लिए? ऐसे कैसे मन से सब हो जाएगा? विवाह तो मन से होगा नहीं ना, वो पढ़ना बात पड़ता कर। एक बोला था बीच में अभी गुरुजी कुछ, कोई बंधु बोला था बीच में अभी कुछ। क्या बोल रहे? मुझे मैं बोल रहा था देवेंद्र गुरुजी में बोल रहा है कि चरण स्पर्श करना आपके हाथ पार्सल कर दीजिए पूरी में। ओ मेरे वहीं आ जाएंगे, कोई बात नहीं, वहीं आके कर लेंगे हम तो, हमारा तो आना रहता है उधर ही। अरे तो आइए, स्वागत है आप सभी का। चलिए पढ़ लिया जाए। आजीविका का विषय चल रहा था। आजीविका के विषय में हम जान रहे हैं क्या कैसे कौन सा विषय चयन करें, कौन सा पढ़ाई करें, कौन सा व्यवसाय करें कुंडली के अनुसार। अब एक चीज आता है, प्रश्न रहता है लोगों के मन में कि स्वतंत्र व्यवसाय करें या नौकरी। तो है क्या बात है कि स्वतंत्र व्यवसाय और नौकरी, नौकरी मतलब बंधन। कहते हैं ना, गुलामी के जंजीरों से स्वतंत्रता की शान अच्छी है, चंद रुपए की नौकरी से चाय की दुकान अच्छी है। तो और है कि नट मरकट की सबही नचावत, राम खगेश वेद असगावत। सबको नचाने वाले तो भगवान श्री राम है, एक कुशल कठपुतली चालक की तरह सबको नचाते हैं। और सच में हम सब उसी अदृश्य के हाथों की कठपुतलियां ही तो हैं, और क्या। लेकिन एक सब सिर्फ ज्योतिषी ही ऐसी जानकारी रखता है जिसके आधार पर जो है हम काफी हद तक भविष्य में होने वाली घटनाओं और उनमें आ सकने वाले जितने उतार चढ़ाव हैं उसकी जानकारी हम पा सकते हैं। तो यदि अगर जीवन के आरंभ में ही यह बात समझ में आ जाए कि जातक नौकरी करेगा अथवा स्वतंत्र व्यवसाय, तो जो उसके पेरेंट्स होते हैं वो भी जो है जातक के जीवन की तैयारियां कराने में लग जाएंगे और उसी शिक्षा का दिशा निर्धारण करने में उनको भी सहायता मिलेगी। अगर पहले से पता लग जाए कुंडली में जातक नौकरी करेगा और इसमें अधिक सफल रहेगा, तो बचपन से लेकर जब तक आगे तक पढ़ाई हो या प्रतियोगिता की तैयारी की दिशा अलग हो जाएगी, उसकी सोच अलग जाएगी, माइंड मेकअप कर लेगा कि हाँ ये व्यक्ति इधर जाएगा, तो उसके हिसाब से जो भी पैसे की बचत होगी वो करेगा। अगर पहले किसी का नौकरी चाकरी ना करके स्वयं का कारोबार करेगा तो उसके लिए पढ़ाई और धन आदि की व्यवस्था की परिवेश भी जो है काफी भिन्न हो जाएगा। तो आइए हम कुछ ज्योतिषी योगों के माध्यम से जानेंगे कि जातक क्या करेगा, नौकरी करेगा या व्यवसाय करेगा। स्क्रीन दिख रहा है? जी गुरुजी जानते हैं पप्पू, दिख रहा है भैया। अभी जब तक 10 लोग नहीं बोलेंगे तब तक नहीं मानेंगे। दिख रहा है, एक आदमी बोल दिया तो बोल दिया। दिख रहा है गुरुजी, दिख रहा है ऐसा प्लेन स्क्रीन गुरुजी दिख रहा है।
स्वतंत्र व्यवसाय या नौकरी। कुंडली बना लीजिए आप लोग भी। सूत्र इसका है मेरे में चांद ला, फिर 16-17 सितारे बांधना, ये बन गई कुंडली। ये 12 भाव हैं, ये तो आप लोग जानते ही हैं। इसको लग्न कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, कर्म। अब देखिए, लग्न अथवा दशम के आसपास, ये लग्न हो गया और ये दशम हो गया, इसके आसपास जितने अधिक ग्रह होंगे ये भाव उतने शक्तिशाली होंगे। जैसे आप कुंडली में जब ग्रहों का मित्र शत्रु जानते हैं, मित्र शत्रु कब होते हैं? किसी भी ग्रह के, मान लीजिए मंगल है यहाँ, तो तीन इधर जो होते हैं वो क्या होते हैं? उस ग्रह के तात्कालिक मित्र होते हैं, मतलब वर्तमान में उसके मित्र होते हैं कुंडली में। एक तो नैसर्गिक, जिसको वास्तविक कहते हैं, वास्तविक में वो दोनों क्या है, और एक कुंडली में होता है। तो वास्तविक और तात्कालिक दोनों के मेल से हम एक पंचधा मैत्री का निर्माण करते हैं। तो उसी तरह आप लिख लीजिए, लिख क्या समझ लीजिए, ये लग्न और दशम के जितने आसपास ग्रह होंगे, ठीक, उतना जो है स्वतंत्र व्यवसाय करने की संभावना अधिक होगी। जैसे सप्तम से लेकर लग्न तक अगर ग्रह बैठेंगे तो किसको मजबूत करेंगे? दशम को। जैसे मान लीजिए सारे ग्रह यहां से, मान लीजिए यहाँ सूर्य हो गया, यहाँ बुध हो गया, यहाँ शुक्र हो गया, ठीक, यहाँ मंगल हो गया, यहाँ शनि हो गया, चंद्रमा भी हो गया, गुरु यहाँ हो गए, ठीक। तो आप देख रहे हैं कि दशम के चारों तरफ, दोनों तरफ ग्रह है कि नहीं है ना? हाँ, तो दशम के आगे चारों तरफ ग्रह होने से एक बता रहा है कि दशम भाव को शक्तिशाली बनाएंगे, ठीक। किसको मजबूत करेंगे? दशम भाव को। आई बात समझ में? और उसी तरह अगर जो दशम से लेकर के यहां से लेकर के यहां तक ग्रह बैठे, लग्न के तीन इधर, मान लीजिए लग्न के इधर ग्रह बैठ गया, इन भावों में, तीन इधर, तो किसको मजबूत करेंगे? लग्न को। आई बात समझ में? या तो हाँ, देखिए सप्तम से अगर द्वादश तक ग्रह बैठे, जैसे इस कुंडली में देखिए, सप्तम से अगर द्वादश तक ग्रह बैठे तो किसको मजबूत करेंगे? दशम, क्योंकि दशम के तीन इधर ग्रह है, ठीक। और लग्न के जब तीन इधर ग्रह बैठे थे, तीन इधर, मतलब दशम, एकादश, द्वादश और द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ में ग्रह बैठेंगे, तब क्या होगा? लग्न को मजबूत करेंगे। बात आई समझ में? सारे ग्रह, अब जितना अधिक से अधिक ग्रह, ऐसा तो संभावना कम ही होती है, लेकिन बैठे तो ऐसा समझ ले, एक आध बार छिटक जाए तो थोड़ा कम समझेंगे। तो ये क्या होता है, ये जातक को दशम भाव और लग्न मजबूत हो जाएगा जब आपका कर्म मजबूत हो जाएगा, और जब आप लग्न आपका मजबूत हो जाएगा तो फिर आप किसी की सुनने वाले नहीं। आप में एक स्वतंत्र व्यवसाय की स्फूर्ति आ जाएगी, नए लीग पर चलने की स्फूर्ति आ जाएगी, और स्वतंत्र व्यवसाय करने की दृढ़ इच्छा शक्ति बढ़ जाएगी। भविष्य की सही कल्पना आप कर पाएंगे और आपकी बुद्धि व्यवसायिक हो जाएगी।
तो कम से कम कुंडली में दशम के आसपास कम से कम 9 ग्रहों में से 5 ग्रह, कितने सारे हो जाए तो और बढ़िया, कम से कम 5 हो। आई बात समझ में? इस तरह से मतलब दशम भाव के आसपास 3 इधर 3 इधर या उसी में, और लग्न के आसपास 3 इधर 3 उधर। ठीक, क्या हुआ? दशम के आसपास और लग्न के आसपास। कितना आया समझ में? तो कम से कम 5 ग्रह। अब देखिए, अब ऐसा भी हो सकता है कि उसके आसपास तो 5 ग्रह हैं, लेकिन जातक नौकरी करता मिलेगा, तब क्या करेंगे? तो उस समय स्थिति समझेंगे कि अगर फिर आगे मैं बताऊंगा कि जातक नौकरी कर रहा होगा फिर स्वतंत्र व्यवसाय करने लगेगा, है? मान लीजिए स्वतंत्र व्यवसाय ना कर रहा हूं, स्वतंत्र व्यवसाय भी कर रहा है, उसका आगे मैं बताता हूं, समझ में आ जाएगा। इतना समझ में आ गया, लग्न के आसपास और दशम के आसपास तो क्या होता है? स्वतंत्र व्यवसाय करने की संभावना अधिक हो जाती है। और कई योग हैं, उसको समझते हैं। जैसे एक दिन मैंने बताया था ना, ये ग्रह क्या है? भगवान भी ग्रहों के ही अवतार हैं। बोला था ना, कि बताया था कि नहीं? बताया था गुरु जी। गुरु जी, रामो बता रहा सूर्य से चंद्र से अधुनाय का। बहुत बढ़िया। तो रामो बता रहे सूर्य से चंद्र से अधुनाय का सिंहो भूमिपुत्र बुध सुमुत्र। तो जैसे रामो बता रहे सूर्य से, सूर्य के अवतार कौन है? राम। चंद्रमा के कृष्ण। चंद्र नृसिंह के मंगल। ठीक, बुध के भगवान बुद्ध, है? और वामनो विबुध है गुरु जी, वामन भगवान होंगे ना। हाँ, यहाँ जो है ये उल्टा हो गया, मंगल को यहाँ होना चाहिए। ठीक है, वो हो गया। गुरु जी, फिर बुध के बुध। ठीक, फिर उसके बाद गुरु के वामन, शुक्र के परशुराम, और शनि के पूर्व, राहु के वराह, केतु के मीन, ऐसा माना गया। ठीक है, मीना अवतार जो भगवान का हुआ तो वो नरसिंह, मंगल का सर नरसिंह भगवान। हाँ, नृसिंह, देखिए स्क्रीन में लिखा होगा। सर राहु केतु के भी भगवान होते हैं क्या? ये तो दैत्य ग्रह हैं। क्या है सर ये राक्षस ग्रह माने जाते हैं ना काल्पनिक, तो इनको भगवान होते हैं क्या? क्योंकि ये पराशर जी ने इतना ज्ञान नहीं था उनको। क्या सुनना चाहते हैं आप? ग्रहाधीनम जगत सर्वम है ना। अब ये कह देंगे भाई क्या आया, पहले आया कूर्म तो पहले आया, केतु बाद में आया। इसके लिए थोड़ा पुराण का अध्ययन करना पड़ेगा, सिद्धांत को भी जानना पड़ेगा, अपनी जो भारतीय काल गणना है उसको जानना पड़ेगा, क्या कल्प कल्पांतर में कैसे हुआ है, सृष्टि को समझना होगा, कैसी सृष्टि है, ये सृष्टि क्या है। गूलर का पेड़ देखे हैं आप? गूलर का पेड़ इसी तरह ये सृष्टि है। एक कथा आती है कि एक दूसरे से मिले, बोले भाई आप कहां से आए हैं? बोले मैं दूसरे ब्रह्मांड से हूं। तो जैसे गूलर के बीच में फल होता है, उसी तरह अनंत ब्रह्मांड है। ये एक अपना जो आप देख रहे हैं, पूरा देश देख रहे हैं, ये है। इसके अलावा ऐसे ही न जाने कितने हैं। ठीक,
ये अचिंत्य, मतलब इसको आप चिंतन नहीं कर सकते कितना है। तो ये राहु केतु को आप क्या, एक तो ये ग्रहों की श्रेणी में ला दिया, ठीक है, दैत्य कह दिया है, लेकिन जब आप ग्रहण पढ़ने जाएंगे तो ये क्या है, राहु केतु क्या है, बसंता इनका एक नाम दे दिया है, चंद्रमा के जो है पाद कहे गए, ठीक। सूर्य चंद्रमा हमने बताया था, सूर्य चंद्रमा जब जो है क्या, सूर्य अपने मार्ग में चलता है, चंद्रमा अपने मार्ग में चलता है, तो जिनका 6 राशि में दोनों रास्ते टकराते हैं, 6 राशि, एक हो गया राहु, एक हो गया केतु, यही जो है बताया ग्रहण में कारण बनते। अब वो जो है नाम बाद में जो राहु केतु बताया कि दैत्य राज में वो पी लिया तो उसका 2 भाग कर दिए, एक भाग राहु हो गया, एक केतु हो गया, ठीक। वो बाकी ग्रह 9 ही नहीं है, असंख्य है, करोड़ों है, बशर्ते उन्हीं ऋषियों, उन्हीं ग्रहों जीवन को प्रभावित करने वाले। तो राहु केतु चंद्रमा का पात होने से, चंद्रमा चूंकि पृथ्वी के ज्यादा नजदीक होता है इसलिए ग्रहों को लिए पात, ना कि वो राहु केतु जो है सिर और धड़ वाला, ठीक है। ये ग्रह है और इन्हीं ग्रहों के अधीन जो है संपूर्ण जो है जगत है। क्या सूर्य जब कब पैदा हुए, राम भगवान है अभिजीत मुहूर्त में, दिन में, सब जानते हैं। तो दिन कैसे पता चला, सूर्य के कारण ही पता चला ना, तो इसका मतलब सूर्य रहे होंगे पहले। ग्रह देवता तो कह सकते हैं ना बाद में, ग्रहों पे तो कोई संशय नहीं कर सकते ना, है? राहु केतु दैत्य कब आए, ये चंद्रमा के पात है, तो सूर्य चंद्रमा पहले थे ना, तब ना आए, मीन आए, शुक्र आए। जी सर। राहु केतु को बहुत दैत्य मान के ना सोचे, ठीक है, और अपना पूरा नाम रख के स्क्रीन पे रखा करिए। अंकित जी कल से ऐसे व्यक्तियों को मत जोड़िएगा जो आप आधा अधूरा उत्पदान नाम करके हैं, ठीक है, अभी तक आप लोग सही करने बता रहे हैं। आज जिसका भी जो है, जो भी अपना रजिस्ट्रेशन, कई बार मैं बोल चुका, जिस नाम से व्यक्ति अपना रजिस्ट्रेशन किया उसी नाम से जुड़े। कल से ऐसे व्यक्तियों को नहीं जोड़ा जाएगा क्लास में जो अन्य, जो उनका नाम लिस्ट में नहीं होगा। चलिए, तो थोड़ा अध्ययन किया करें, ये चीजें पहले भी बता दी गई थी, फिर से एक बार बताया, तो शायद आप उस दिन थे नहीं। केतु का क्या लिखवाया सर? मीन 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 मत्स्य अवतार आगे हुआ वो मीन गला और लिख रखा है, क्या, मीन के आगे और कुछ लिख रखा है, मीना अवतार। सर इनमें जो बुद्ध है वो गौतम बुद्ध वाले बुद्ध है या और कोई ये दूसरे बुद्ध है? वही गौतम बुद्ध वाले ही, ये भी 24 अवतारों में आते हैं ना। चलिए अब देखिए क्या बता रहे थे, चीजें दिमाग में चलती है। हाँ, क्या पढ़ा रहे थे आप लोगों को? गुरुजी इन अवतारों का प्रभाव दशम भाव लगने पर हो जाए। अच्छा, आजीविका पढ़ा रहे थे ना, स्वतंत्र व्यवसाय। जी जी गुरु। हाँ, तो उस क्रम में ये बता रहा था कि एक परमात्मा की अवतार। अब इसमें कहा राम कृष्ण से भो विप्र निसुंजा सुकृष्ण एते पुनःवतारस। ये राम हो गए, कृष्ण हो गए, नृसिंह हो गए और सूकर हो गए, ये भगवान के क्या है, पूर्णावतार। क्या पूर्णावतार में कौन, राम, कृष्ण और नृसिंह और सूकर, ये क्या है, भगवान के पूर्णावतार है। अब पूर्णावतार में राम का मतलब सूर्य, कृष्ण का मतलब चंद्रमा, नृसिंह का मतलब
मंगल, और शुक्र का मतलब राहु। ठीक, राहु कौन? ग्रह। ग्रह की परिभाषा गतिमंतो ग्रह। ठीक, अब देखिए कितना समझ में आया। ये क्या है? भगवान के पूर्णावतार, और बाकी जो है अंशावतार में आते हैं। अब यही क्रम है, बाकी पूर्णावतार है, इनको परमात्मा के, और बाकी जो है परमात्मांश है, मतलब जीवांश, जिसमें जीव की अधिकता ज्यादा और जिसमें परमात्मा की अधिकता। पूर्णावतार कहने का मतलब कुछ जैसे 24 अवतार हैं, 24 अवतारों में जो कहा कि कुछ पूर्णावतार है, कुछ अंशावतार। पूर्णावतार मतलब ये समझ लीजिए कि जब भगवान ने अवतार लिया तो पूरी तरह से आ गए, उनका वहां सिंहासन खाली था। और एक होते अंशावतार के मतलब वो भगवान वही थे, उनका एक अंश, जैसे राम और परशुराम देखिए। तो राम और परशुराम में क्या था? राम क्या थे? पूर्णावतार थे, परशुराम को अंशावतार कह लीजिए। तभी ना दोनों एक दूसरे के आमने सामने भगवान के अवतार होते हुए आमने सामने हुए ना। तो ये बात था। तो ये जब भगवान के पूर्णावतार है, अब इन पूर्णावतारों का प्रभाव, इसका लिख लीजिए, सूर्य चंद्र मंगल और राहु का प्रभाव लग्न लग्नेश और दशम दशमेश, सूर्य चंद्रमा मंगल और राहु का प्रभाव लग्न लग्नेश और दशम दशमेश पर जब पड़े तो जातक के स्वतंत्र व्यवसाय करने की संभावना अधिक होती है। ठीक है, सूर्य चंद्रमा राहु, सूर्य चंद्रमा मंगल और राहु का प्रभाव लग्न लग्नेश दशम दशमेश पर पड़े तो जातक स्वतंत्र व्यवसाय करता है या करने की संभावना होती है। बात आई समझ में? क्या लिखे हैं पढ़िए। सूर्य चंद्र मंगल राहु का प्रभाव लग्न लग्नेश और दशम दशमेश पर जब पड़े तो जातक स्वतंत्र व्यवसाय करने की संभावना होती है। तो ये पूर्णावतार है, मतलब जातक स्वतंत्र व्यवसाय करे। ठीक, अब यही सप्तम सप्तमेश पर डाले, सप्तम के कारक पर डाले तो लव मैरिज करने की संभावना प्रबल हो जाएगी, अपने मुताबिक करेगा। अब यही चार ग्रह, ये भी मान लीजिए अगर दशम के आसपास हो जाए, लग्न के भी अगर प्रभाव डाले, वो तो बता दिया उसी में आ जाएगा ये बात, तो जातक को स्वतंत्र व्यवसाय करने की संभावना होगी। यही एकमात्र कारण था। दशा आप लोग जानते हैं, तो सबसे पहले किसकी दशा आती है? सूर्य की, उसके बाद चंद्रमा की, उसके बाद मंगल की। अब ये राहु कहां से बीच में टपक पड़ा? सूर्य चंद्रमा मंगल राहु, फिर उसके बाद गुरु आते हैं। तो यही एक कारण था कि मंगल के बाद राहु आया। आप कक्षा क्रम देखेंगे ना, कक्षा क्रम में राहु आ जाता मंगल के बाद। आप जो सामान्य ग्रहों का जो परिचय है उसमें भी मंगल के बाद आता है। राहु कहां से टपक पड़ा? ये देख लीजिए, पूर्णावतार में राम कृष्ण नृसिंह और ये, जिनमें जितना पूरा, इसमें थोड़ा दर्शन को समझना हो, उसमें थोड़ा परमात्मा की अधिकता थी, वैसा क्रम से हुए। ठीक, तो इसी के बाद मंगल के बाद किसी दशा आ जाती है? राहु की। फिर राहु के बाद किसकी आती है? जीव की। परमात्मा के बाद किसकी आएगी? जीव की आएगी। जीव मतलब बृहस्पति। फिर जैसे जैसे जिसमें जीवांश की दिखता है वो जो है क्या होंगे? वो आएंगे। भाई बात समझ में? ये बहुत बड़ा इसमें दर्शन है। तो ये पूर्णावतार है, इसका प्रभाव दशम दशमेश पर पड़े तो क्या होगा?
जातक लग्न लगने दशम से पहले जातक स्वतंत्र व्यवसाय करेगा। एक तो ये हो गया। अब दूसरी स्थिति है शनि नौकर कारक ग्रह। ठीक, नौकर कारक ग्रह है, नीचत्व का प्रतिनिधि है। कल हमने पढ़ाया था शनि जो है नीच वर्ण का है ग्रह। तो जो नीच कर्म समाज की दृष्टि से हे होते हैं, जमीन बेचना, ये तो आजकल फैशन बच रहा है, लेकिन इसको बहुत बड़ा पाप कहा गया जमीन बेचने को। और कल मैंने लिखवाया था। तो शनि नौकर कारक ग्रह है, तो शनि से ही जो है स्वतंत्र व्यवसाय और नौकरी की ओर प्रेरित कर। तो लिख लीजिए, कुंडली में जो है यदि शनि गोचरस्थ हो, यानी पहले दो चीज समझ लीजिए, दो शब्द। पहला गोचरस्थ और दूसरा अगोचरस्थ। पहला क्या? गोचरस्थ, दूसरा अगोचरस्थ। ठीक, गोचरस्थ क्या है लिख लीजिए, जो ग्रह उच्च, ये देखिए उस गोचर से अलग है, ये गोचरस्थ पूरा शब्द क्या है? गोचरस्थ। वो जो गोचर जो वर्तमान स्थिति ग्रहों की देखते हैं उससे भिन्न है ये। तो जो ग्रह उच्च मूल त्रिकोण अपने घर, जल्दी जल्दी लिखिए, जो ग्रह उच्च मूल त्रिकोण अपने घर, मित्र के घर में हो। ठीक, क्या लिखे? गोचरस्थ क्या है? जो ग्रह उच्च मूल त्रिकोण स्वग्रही मित्र के घर में हो। मूल त्रिकोण और अपने घर, ठीक, और मित्र गृह, ठीक, ये हो। और क्या ना हो? शत्रु क्षेत्री, ठीक, नीच, अस्त और 6, 8, 12 से संबंध। गुरुजी उसी में बढ़ाना है, इसी लाइन में बढ़ाना है इसको। हाँ, उसी लाइन में देखिए, लिखते जाइए, स्क्रीन भी देख लीजिए। ठीक, 6, 8, 12 से जो ग्रह उच्च मूल त्रिकोण स्वगृही मित्र के घर शत्रु में हो और शत्रु क्षेत्री नीच अस्त और 6, 8, 12 से संबंध ना हो। ठीक, ये चीजें क्या है? हो, और ये चीजें ना हो, तो उसको क्या कहते हैं? उस ग्रह को क्या कहते हैं? गोचरस्थ। गोचरत्वम नाम सर्चतुंग त्रिकोण विवर्जिता अनस्तगो मित्रगस्तु गोचरस्थो भवेद्भः अस्तगो नीचगो वापि सर्क्षमता षष्ठाष्टम देशतो वा यह खेतो यम गोचरः। सर्वार्थ चिंता बड़ी है। ठीक है, कहा तो गोचरस्थ क्या समझे? जो ग्रह उच्च हो, मूल त्रिकोण हो, अपने घर में हो, मित्र के घर में हो, ठीक, शत्रु क्षेत्री नीच अस्त और 6, 8, 12 से संबंध ना हो, उसको क्या कहेंगे? अब अगोचरस्थ क्या है? इसी का उल्टा कर लीजिए। इसी का उल्टा मतलब क्या? कि कोई ग्रह शत्रु क्षेत्री हो। अब
अब अगोचरस्थ में क्या करिए, ऐसे कर देंगे, इसको कर दीजिए ना हो और इसको हो, ये क्या होगा, अगोचरस्थ। ठीक, क्या हुआ, अगोचरस्थ। मतलब जो ग्रह शत्रु क्षेत्री हो, नीच हो, अस्त से संबंध रखे और उच्च का ना हो, मूल त्रिकोण का ना हो, अपने घर का ना हो और मित्र गृह में ना हो, उसको क्या कहेंगे, अगोचरस्थ। आई बात समझ में? गोचरस्थ अगोचरस्थ सभी लोग समझा, बताइए। दोबारा बताइए गुरुजी। क्या नहीं समझे, बताइए आप। क्या बताएं गुरुजी, क्या बताएं? गोचरस्थ समझे आप? जी गुरुजी, जी गुरुजी समझ में आ गया गुरुजी, आ गया। नहीं, उनको बताइए, नहीं समझ हो ना। अब अगोचरस्थ बताएं गुरुजी। हाँ बता, किसको नहीं, किसी ने कहा तो नहीं समझ में आया, वो नहीं तो पता, देखा नहीं आया गुरुजी, अब दोबारा बताएं एक बार। अच्छा नरेश जी, आपको नहीं आया। आप गोचरस्थ तो क्या लिखे हैं, पढ़िए बताइए। नरेश जी बोलिए, क्या लिखे हैं गोचरस्थ? जो ग्रह उच्च मूल त्रिकोण अपने घर मित्र राशि में हो। हाँ ठीक, रुक जाइए, ठीक है, ठीक है, हो। अब इसको आप कहिए उच्च ना हो, फिर से बोलिए। हाँ बोलिए। जो ग्रह उच्च मूल त्रिकोण अपने घर मित्र राशि में न हो। हाँ ठीक, फिर ठीक है जी। हाँ, अब फिर आगे पढ़िए। शत्रु क्षेत्री नीच और अस्त 6 8 12 से संबंध ना पड़ेगा, न हो या हो जी। पहले एक आप पहले फिर से गोचरस्थ वाला पढ़िए पूरा। जो ग्रह उच्च मूल त्रिकोण अपने घर मित्र राशि में हो। जो ग्रह मूल त्रिकोण अपने घर मित्र राशि में न हो। हाँ, तो क्या होता है, गोचरस्थ होता है, अगोचरस्थ होता है। अब अगोचरस्थ में जहां वो कहे हैं उसकी जगह ना हो कहिए, और जहां ना हो कहे उसकी जगह हो कहिए। बोलिए बोलिए। शत्रु क्षेत्री नीच अस्त 6 8 12 से संबंध न हो। शत्रु न हो। गोचरस्थ में आप हो ना हो बोले थे, तो इसमें हो बोलिए। इसमें हो बोलना है सर, ठीक है जी। बस आप समझ गया जी, आप समझ गया, समझ गए ना? हाँ जी समझ। उसी का उल्टा करना है, ठीक है। चल, नहीं समझ में आया? देखिए बात वो नहीं, बात आप अगर जुड़े हैं क्लास में, मैं पढ़ा रहा हूं, समझ में नहीं आ रहा है, आप 1000 बार पूछे, लेकिन ना आना, देर से समझना, लेफ्ट हो जाना, नेटवर्क नहीं है, इस पे फिर हम नहीं। अब देखिए, अब गोचरस्थ आप समझ गए, ठीक है, गोचरस्थ गोचर। अब हमको लेना है केवल इसमें शनि को। किसको? शनि को। तो कुंडली में लिख लीजिए, यदि शनि गोचरस्थ हो, ठीक, शनि गोचरस्थ हो, अब गोचर जाएंगे, अब वो तो परिभाषा लिखा, इसलिए मैंने बता दिया था पहले गोचरस्थ गोचर क्या है। यदि शनि गोचरस्थ हो, सूर्य चंद्र दशम दशमेश, शनि गोचरस्थ हो, सूर्य दशम दशमेश को प्रभावित करे,
शनि गोचरस्थ मतलब क्या, शनि उच्च का हो, मूल त्रिकोण का हो, अपनी राशि का हो, मित्र के घर में हो, शत्रु राशि में ना हो, अस्त ना हो, ठीक, और नीच का ना हो, 6 8 12 से संबंध ना हो, ऐसा अगर शनि हो, सूर्य चंद्रमा दशम दशमेश को क्या करे, प्रभावित करे, तो जातक स्वतंत्र व्यवसाय करेगा, जातक स्वतंत्र व्यवसाय करेगा। क्या लिखे हैं? कुंडली में यदि शनि गोचरस्थ हो, सूर्य चंद्र दशम दशमेश को प्रभावित करे तो जातक स्वतंत्र व्यवसाय करेगा। हाँ, ठीक है। अब ये कैसे प्रभावित करेगा, ये आप लोग अब तक समझ ही गए होंगे इतना उदाहरण के बाद भी। प्रभावित कैसे करे भाई, उसके साथ बैठे, उसके साथ युक्त हो, या दशम स्थिति प्रभाव डाले, 3 तरह से प्रभावित कर सकता है। बात आई सूर्य चंद्रमा दशम दशमेश, 3 में से कम 2 को प्रभावित करे, या सूर्य चंद्रमा सूर्य दशम के दशमेश को, या सूर्य दशम को, 4 चीजें कही ना, सूर्य चंद्रमा दशम दशमेश, दशमेश से कम 2 को प्रभावित करे तो व्यक्ति स्वतंत्र व्यवसाय की ओर प्रेरित करेगा। अब इसमें हमको नहीं लगता उदाहरण देकर समझाने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि देखिए आप और ज्योतिष शास्त्र अनंत है, एक जन्म क्या हजारों जन्म ले तब भी ये पूरा नहीं होगा। अब कोई ये तो आपको ये ऐसा भी नहीं है कि सिलेबस फिक्स है, परीक्षा देनी है, पढ़ना है ना, हमको ऐसा है कि भाई सिलेबस पूरा कराना है। तो मैं चाहता हूं जितना आप अधिक से अधिक खींच लें, जितना आप अधिक से अधिक पढ़ लें, ये आपके ऊपर है। या तो कहीं एक उदाहरण पे मैं अभी जो है बजा सकता हूं जो है 6, या तो कहिए फिर मैं आगे बढ़ूं, ठीक है? मुझे आगे बढ़ो। गुरुजी प्रभावित करते युद्ध दशम स्थिति प्रभाव और उनकी जो सप्तम या तृतीय या दशम दृष्टि होती है वो भी इसी में आएगा ना? वो केवल दृष्टि में आएगा, दृष्टि में कह दिया तो ये अलग से आपको बताने की जरूरत नहीं है कि सप्तम तृतीय और दशम। बहुत बढ़िया विषय चल रहा है गुरुजी, इसको पूरा किया जाए ठीक से। कृपा होगी आपकी। गुरुजी मुझे ये भी तो समझना, दृष्टि युद्ध और दशम स्थिति इनको प्रभावित करना बोलेंगे। हाँ, भाई प्रभावित करना मतलब प्रभावित कोई ग्रह किसको कैसे करेगा? एक तो ये तो दृष्टि डाले, अब दृष्टि कह देने से मतलब अभी थोड़ी हम कहेंगे सप्तम दृष्टि डाले। हाँ, दृष्टि का भी महत्व होता है। शनि हर जैसे शनि की 3 दृष्टियां हैं, तो शनि की सप्तम दृष्टि का अलग महत्व होता है, तृतीय दृष्टि का महत्व अलग होता है। अगर उत्तरी अक्षांश में जन्म हो, शनि एकादश में बैठ के लग्न को देखे है, तो व्यक्ति छोटा कद का होता है, बामन होता है, जिसको बहुना नहीं बोलते वो होता है। वहां केवल तृतीय दृष्टि की बात की, तो सब होता है चीजें, लेकिन यहाँ पे आप केवल दृष्टि मतलब कोई भी दृष्टि डाले, ठीक है? फिर दृष्टि डाले मतलब 3 4 9 कोई भी दृष्टि डाली। उसके बाद क्या हो, साथ में बैठे तब प्रभावित करेगा, या तो दशम स्थिति प्रभाव का डालेगा। ये आज 1 महीने से यही तो पढ़ा रहा है। बात आई समझ में सविता जी? जी आ गई। क्या आई बताएं? हाँ, मैं ये अभी जैसे मुझे कल वो भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या मतलब, मैंने आपसे पूछा भी था, तो इसी वजह से अभी वापस क्लियर करा कि युद्ध हो, दृष्टि डाले और दशम स्थिति प्रभाव हो तो उसको प्रभावित करना कह देंगे। जैसे ये तो मैं आज पहली बार थोड़ी बताया है। हाँ बताया, पर अब मुझे जैसे कल नहीं समझ में आ रहा था ना उसमें। कल ये मैंने बताया ही नहीं। नहीं, कल मैंने आपको व्हाट्सएप पे पूछा था, आपने जवाब ही नहीं दिया। अरे व्हाट्सएप में 4000 से ज्यादा लोग हैं, 600 तो ब्लॉक हैं, तो उतना नहीं देख पाता ना। मैडम विषय को आगे बढ़ने दे दीजिए। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़िए। हाँ गुरुजी आगे बढ़िए। अब जो है, हाँ क्या बता रहे थे? शनि गोचरस्थ हो, सूर्य चंद्रमा दशम दशमेश को प्रभावित करे, प्रभावित बता ही दिया, तो व्यक्ति क्या होगा, स्वतंत्र व्यवसाय की ओर प्रेरित किया। तो सूर्य चंद्रमा दशम दशमेश है, इनमें से कम 2 को करे, ठीक, तो व्यक्ति स्वतंत्र व्यवसाय की ओर आप कह सकते हैं कि ये व्यक्ति जा सकता है। अब स्वतंत्र व्यवसाय में कौन सा कर्म करे, ये कल आप लोगों को बता ही दिया था, ठीक। या तो देश काल परिस्थिति के अनुसार भी होता है?
व्यवसाय कि वहां पे क्या चल रहा है, किसकी डिमांड है, क्या नहीं है। बात चेतन भगत कहता है, कह रहा था कि आप मान लीजिए आपको चप्पल बेचने को कहा जाए तो आप चप्पल कहां बेचेंगे? आपको किसी गांव में भेज दिया जाए तो आप देखेंगे वहां कोई तो चप्पल पहनता ही नहीं, तो आप वहां से भाग आएंगे, मुझे जब यहाँ कोई चप्पल पहनता ही नहीं तो हम यहाँ क्यों बेचे, कोई लेगा ही नहीं, तो हम दूसरे शहर जाएंगे जहां पहनते हैं। लेकिन एक होशियार व्यक्ति जो एमबीए किए रहता है, पढ़ा लिखा, वो क्या करेगा, वहां ही बेचेगा। कैसे? अब उन लोगों को वो चप्पल के फायदे बताएगा कि चप्पल पहनने से क्या क्या फायदे हैं। एडवर्टाइज में नहीं दिखाता कि वो फिर उसका एडवर्टाइज बनाएगा कैसे कि कंकड़ बिछा देगा, दोनों को दौड़ाएगा, चप्पल पहनने वाले को और बिना चप्पल वाले को, दोनों दौड़ेंगे। बिना चप्पल वाले में जो है चोट लग जाएगी और चप्पल पहनने वाला कूदेगा, डांस करेगा, इस तरह से वो करके वो करेगा। तो व्यवसाय व्यक्ति को हर तरह का बता दिया कि ये चीजें हैं। तो देश काल परिस्थिति के अनुसार पूछ लीजिए भाई आप क्या क्या सोच के रखें, उधर किसकी डिमांड है, तो वो बताएगा कि हाँ ये चीजें मैं सोच के रखा हूं। ठीक, तब उसमें बताइए कि फिर देखिए कि ये चीजें इसके अनुकूल बन रही है कि नहीं बन रही है। तो बन रही हो तो आप उसको कहिए कि हाँ आप ये कर सकते हैं। तो शनि गोचरस्थ हो जाए तो ये व्यक्ति क्या होगा, स्वतंत्र व्यवसाय की ओर प्रेरित होगा। अब वही शनि अगोचरस्थ हो जाए, अगोचरस्थ मतलब वही कि शत्रु क्षेत्री नीच अस्त हो और 6, 8, 12 से संबंध रखे, अगोचरस्थ हो जाए। और वही सूर्य चंद्रमा दशम दशमेश को प्रभावित करे तो जातक क्या करेगा, नौकरी करेगा। या तो शॉर्टकट लिख लीजिए या तो समझ लीजिए। शनि गोचरस्थ हो, सूर्य चंद्रमा दशम दशमेश को प्रभावित करे तो व्यवसाय करेगा, और शनि अगोचरस्थ हो, सूर्य चंद्रमा दशम दशमेश को प्रभावित करे तो नौकरी करेगा। दो ही चीज को लेकर चल रहा हूं मैं, नौकरी। ठीक, तो लिख लीजिए शनि अगोचरस्थ हो, शनि अगोचरस्थ हो और सूर्य चंद्रमा दशम दशमेश को प्रभावित करेगा तो व्यक्ति नौकरी करेगा। आजीविका कई चीजें होती है। आजीविका में जो है कुछ लोग पुश्तैनी ही होती है, जो पिता की चल रही है उसी में वो करता है, उसमें फिर वो सब सारी चीजें नहीं देखना होता कि दूसरे ओर है। उसमें बस ये देखना होता ग्रह स्थिति की अपने जो पिता की वो संपत्ति है उसको चला लेगा कि नहीं, बस बना बनाया पिता का व्यवसाय है, बस उसको चला ले, उसके लिए थोड़ी अपना काम कर देती है। जैसे हमने कहा था ना राजयोग में, भाई जो बड़े लोग हैं उनके लिए तो छोटा गजकेसरी योग भी उनको राजयोग बना देगा, लेकिन जो सामान्य घर से है उनके लिए पर्याप्त राजयोग चाहिए। ठीक, तो शनि अगोचरस्थ हो, सूर्य चंद्रमा दशम दशमेश को प्रभावित करे तो जाकर नौकरी करेगा। अब यहाँ कई चीजें शनि अगोचरस्थ होते हुए भी योग कारक हो, वृष और तुला लग्न के लिए खासकर, तो जहां तक स्वतंत्र व्यवसाय की ओर उन्मुख हो सकता है। लेकिन और कई चीजें होती है कि आप ये भी देखेंगे, शनि मान लीजिए जन्म कुंडली में अगोचरस्थ हो जाए, नवांश दशमांश में गोचरस्थ हो जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जातक उचित दशा आने पर नौकरी कर रहा है वो भी नौकरी छोड़ करके व्यवसाय करने लगता है। कई लोग देखते हैं क्या करते हैं कि नौकरी करते रहते हैं फिर नौकरी छोड़ करके अपना व्यवसाय करने लगे। तो अगर कोई व्यक्ति नौकरी कर रहा हो और वो कहे कि मैं पंडित जी मैं चाहता हूं अपना व्यवसाय शुरू करना चाहता हूं, तब तो ऐसा ना हो कि नौकरी जो कर रहा था इतनी बढ़िया छोड़ करके आ गया व्यवसाय में, ना इधर का रहा ना उधर का रहा। तो ऐसी स्थिति में क्या देखेंगे, तो ऐसी स्थिति में देख लें, मान लीजिए यदि जन्म कुंडली में शनि अगोचरस्थ हो, कुंडली में शनि अगोचरस्थ हो, नवांश एवं दशमांश में जन्म कुंडली में शनि
अगोचरस्थ हो, अगोचरस्थ, और नवांश एवं दशमांश में गोचरस्थ हो जाए। जन्म कुंडली में शनि अगोचरस्थ होगा तब नौकरी करेगा, और नवांश और दशमांश कुंडली में जाके गोचरस्थ हो जाए तब क्या करेगा? तो फिर ऐसा जातक जो नौकरी भी कर रहा होता है उसके लिए आप सलाह देते सकते हैं, भाई आप नौकरी छोड़ के अपना व्यवसाय कर सकते हैं, और सफल भी होता है ऐसा जातक जिसे कुंडली में शनि अगोचरस्थ हो और नवांश और दशमांश में गोचरस्थ हो जाए। ठीक, अब अगर इसका उल्टा करेंगे कि व्यवसाय छोड़ के नौकरी, ये थोड़ा ऐसा कम हुई होता है कि जो व्यक्ति अपना व्यवसाय कर रहा था वो फिर जो स्वतंत्र रह लिया वो नौकरी नहीं ही करता। फिर नौकरी की भी एक एज होती है, हर जगह एक्सपीरियंस लोग मांगते हैं क्या कैसे, तो इसका अपना देश काल परिस्थिति के अनुसार कर सकते हैं। हाँ, शुरुआती दौर हो, ज्यादा ना हो, 4-5 साल बिजनेस किया और फिर नौकरी करे, कम एज हो, तब आप देख सकते हैं इसका उल्टा कर देंगे कि यहाँ गोचरस्थ हो जाए, वहां गोचरस्थ हो, तब आप जो है वो कर सकता है। और गोचरस्थ अभी का व्यवसाय करने के बाद जो है थोड़ा विरोधाभासी लग रहा है। क्या ये आपने लिखाया है कि शनि अगोचर हो और सूर्य चंद्रमा दशम दशमेश को प्रभावित करे तो नौकरी करेगा, अभी लिखा है आपने। हाँ जी, और इसके पहले ये हम लोगों ने लिखा है कि लग्न लगने से दशम दशमेश पर सूर्य चंद्र मंगल का प्रभाव हो तो स्वतंत्र व्यवसाय करेगा। अब यहाँ सूर्य चंद्र का प्रभाव दशम पर आ गया तो स्वतंत्र व्यवसाय में हो गया, और यहाँ जो है शनि अगोचर हो करके सूर्य चंद्र का दशम पर प्रभाव हो गया तो नौकरी करेगा। ये दोनों बातें थोड़ी विरोधाभास लग रही है गुरु जी। अब आप नहीं समझने में विरोधाभास हो गए, उत्पन्न हो गए। अच्छा, वहां पे हमने वहां पे किसका पूर्णावतार ग्रहों का नाम लिया ना? जी, हाँ। यहाँ पे किसका नाम ले रहा हूँ मैं? केवल शनि का। अच्छा, ठीक है। वहां पे उनमें 4 ग्रहों में शनि था। जी है? जी हाँ, जी नहीं था, नहीं। ये मैंने कहा कि शनि क्या नौकर कारक ग्रह, खासकर ये भी आजीविका निर्धारण में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जी ठीक है, अपने विषय वस्तु को आगे बढ़ाया जाए। ठीक है। ये अभी भी लग रहा है आपको विरोधाभास? नहीं, अब ठीक हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक बात। तो ये देखना, अब हर चीज का एक ही योग तो नहीं होता ना। अब मान लीजिए वहां पे एक प्रभाव डाल रहा हो 4 ग्रहों में से, और इधर ये वाली स्थिति बन गई, तो कई योग है ना, दोनों सबके सामंजस्य से फलादेश करें, किसी एक योग पे ही नहीं कर देंगे कि इसीलिए मैं सब बता रहा हूं जो चीजें स्वतंत्र व्यवसाय की और इसकी है। ठीक है, अब चलिए जल्दी से और एक पढ़ लीजिए। पहले गुरु जी ये तो पूरा बता दीजिए कि गोचरस्थ हो जाए, नवांश दशमांश कुंडली में गोचरस्थ हो जाए तो आगे क्या बोले गुरु जी? आगे वही मतलब हमने बताया, कोई व्यक्ति मान लीजिए नौकरी कर रहा है और व्यवसाय के लिए पूछ रहा है, तो उसमें ये ऐसी स्थिति देखेंगे। तो अगर शनि कुंडली में गोचरस्थ तो नवांश एवं दशमांश में गोचरस्थ हो जाए तो जातक जो है स्वतंत्र व्यवसाय, नौकरी छोड़ के अपना स्वतंत्र व्यवसाय कर सकता है। जो जातक नौकरी कर रहा है, या तो ऐसा नहीं नौकरी कर रहा है बाद में नौकरी छोड़कर स्वतंत्र व्यवसाय प्रारंभ कर देगा और सफल भी रहेगा उचित दशा आने पे। उचित दशा मतलब कि राजयोग कारक ग्रहों की दशा में या शनि की ही दशा में। ठीक, दशम दशमेश की दशांतर दशा में उचित दशा मतलब ये दशा जब मैं आगे पढ़ाऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। ठीक, ये बात आ गई समझ में? जी। अब आगे चले, 10 मिनट है जल्दी। चलिए अब देखिए स्क्रीन दिख रहा, ये जो षष्ठ भाव है, ये षष्ठ भाव जो होता है ये किसका होता है? बंधन, चाकरी। ठीक, और ये आप जानते हैं क्या शरीर है? लग्न। तो लिख लीजिए, कुंडली में यदि षष्ठेद, या ऐसे कुंडली में यदि षष्ठ षष्ठेश, कुंडली में यदि
षष्ठ षष्ठे लग्न लगने से बली हो जाए। कुंडली में यदि षष्ठ षष्ठे लग्न लगने से बली हो जाए। ये मैं बोर्ड में देखी बहुत चीजें, अधिकतर मैं इस बार ज्यादा बोर्ड का प्रयोग करता हूं, मैं बहु बोर्ड का प्रयोग नहीं करता। नहीं तो पता लगा बोर्ड में नियम लिख दिया, स्क्रीनशॉट मार लिए, बस एक्टिव नहीं रहेगी, आलसी हो जाएंगे। चाहते तो मैं पीपीटी भी दिखा सकता हूं, लेकिन ये आप लोगों का अच्छा जो है इससे संप्रेषण नहीं हो पाता। आप स्क्रीनशॉट मार के रख लेंगे, कापी हाथ में नहीं चलाएंगे और फिर मोबाइल में पड़ा रहे कभी नहीं देखेंगे। क्योंकि मोबाइल में जब आप मान लीजिए स्क्रीनशॉट देखने की कोशिश किए तो फिर साथ में और आप किसी का स्क्रीनशॉट रखे होंगे तो उसमें देखने लगेंगे, फिर उसमें खो जाएंगे, तो ऐसे पढ़ाई नहीं हो पाती। इसीलिए कापी पेन चलाते रहें तो ज्यादा क्लियर होती है बातें। तो क्या लिखे हैं, कुंडली में यदि षष्ठ षष्ठेश लग्न लगने से बली हो जाए तो जातक नौकरी करेगा। कुंडली में षष्ठ षष्ठेश लग्न लगने से बली हो जाए तो जातक नौकरी करेगा। क्यों, क्या लिखे पहले पढ़िए तो। कुंडली में यदि षष्ठ षष्ठेश लग्न लगने से बली हो जाए तो जातक नौकरी करेगा। हाँ, क्यों, क्योंकि देखिए शरीर है, बली कौन होगा अगर ये बली हो जाए, मतलब जब बंधन चाकरी आपसे शरीर से ज्यादा बली हो जाए तो व्यक्ति निश्चित रूप से लाख हाथ पांव मार ले, प्रारब्ध उसे नौकर बना ही डालता है। यदि मान लीजिए व्यवसाय ही करेगा, मान लीजिए ऐसा व्यक्ति कोई व्यवसाय भी कर रहा हो तो हमेशा वो दूसरों की आज्ञाओं का दास बना रहेगा, वहां भी अपना स्वतंत्र निर्णय नहीं ले पाएगा, दूसरे का दास बना रहेगा। ये चीजें हैं, लग्न लगे षष्ठ षष्ठेश बली हो जाए, एक ये भी नियम होता है। फिर उसके बाद अब आप लोग और पढ़े ही हैं, धन से संबंधित योग देख लीजिए। जैसे अगर देखा जाए धन योग कितना बन रहा है, राज योग कितना बन रहा है, और लक्ष्मी जी की कृपा देखा जाए अगर वास्तविक रूप से कि स्वतंत्र व्यवसाय करने वालों पर ही होती है लक्ष्मी जी की कृपा। जिस कुंडली में मान लीजिए धन योग हो वह अधिक से अधिक धन कमाने में लगेगा, और धन अधिक से अधिक कब मिलेगा, स्वतंत्र व्यवसाय में ही मिलेगा। नौकरी में तो एक आपको बधी बधाई तनख्वाह मिलेगी। अब ऑनलाइन सिस्टम में जो है घूस वाला भी चीजें बहुत बंद हो गई धीरे धीरे, तो नहीं तो उसमें भी बहुत कमाई होती थी। तो धन की स्थिति आप देख लें, धन स्थान, एकादश स्थान, लाभ स्थान, ये सब की स्थिति है। लक्ष्मी योग वगैरह इत्यादि तो नहीं बन रहा है, क्योंकि एक कुंडली में हमने देखा था एक बहुत वो थे आईएएस की जो है वो करते थे, बहुत अच्छे उनके पढ़ाए हुए सब आईएएस पीसीएस बन गए, लेकिन वो नहीं हो क्योंकि उनमें यही धन योग की प्रणाली। अब आज वो जो है पढ़ाने लगे लोगों को, उनके कुंडली में लक्ष्मी योग और बहुत अच्छे धन योग थे, पढ़ाने लगे, उनके पढ़ाई हुआ इसमें, और उनका जो है बता रहे थे अगर मैं उसमें होता कितना मान सम्मान प्रतिष्ठा ना पाता जितना इसमें पा रहा हूं। वो बहुत फेमस व्यक्ति है, नाम नहीं लूंगा, तो बता रहे थे अगर मैं प्रतिष्ठा ना मिलता सीमित रह जाता। अब उनका जो है कई शहरों में उनका फ्लैट है, बढ़िया कई गाड़ियां हैं, अच्छा वैभवपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे हैं। विकास दिव्य कीर्ति भी कोई विकास दिव्य कीर्ति जी मैं नाम नहीं, मतलब अच्छा आप लोग नहीं, केवल वही है का और कोई नहीं है, ऐसे लोग हैं। ओझा जी, ओझा सर आप बता दीजिए, आप बता दीजिए क्या करेंगे, नाम क्या नाम करेंगे बता देंगे, फिर जाके उसके पास कहेंगे कि आप उनसे कुंडली दिखाते हैं, परिचय बना के तो हमारी जजमानी की गाड़ी में तब। चलिए अब देखिए, तो इस तरह से है। तो धन योग आप स्थिति देख लेंगे, जितने प्रबल धन होंगे उतनी स्वतंत्र व्यवसाय करने की संभावना अधिक हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारे स्वतंत्र व्यवसाय और नौकरी से संबंधित योग रहे। अब ये जो आप जितने योग पढ़े हैं इसमें से किसी को कुछ जिज्ञासा हो 2 मिनट के अंदर पूछ सकते हैं। गुरुजी प्रश्न गुरुजी प्रश्न है कि शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में है
हाँ, लेकिन सप्तम में मतलब सप्तम दृष्टि से चंद्रमा को देख रहा है और अष्टम भाव पर भी उसकी दृष्टि है, तो वो गोचरस्थ होगा कि अगोचरस्थ होगा? शनि क्या है, मूल त्रिकोण में है, ठीक। हाँ, कहाँ बैठा है? एकादश भाव में बैठा है, अपनी राशि में बैठा है, मूल त्रिकोण राशि में। हाँ, एकादश चंद्रमा भाव पर भी उसकी दृष्टि है, सप्तम भाव मतलब पंचम भाव पर दृष्टि है, चंद्रमा पंचम में बैठा है और उसकी दृष्टि अष्टम भाव पर भी, उससे भी उसका संबंध मान लो बन रहा है, तो वहाँ गोचरस्थ में, क्योंकि मूल त्रिकोण में है ना। जी गुरु जी। हाँ, संबंध अष्टम पे डाल रहा है, लेकिन मूल त्रिकोण में है तो अपने मूल त्रिकोण ही माना जाए, ठीक है। तो उसे गोचरस्थ कहेंगे, यही कहेंगे। अष्टम में मतलब जाके बैठ ना जाए उस भाव का, खास करके अन्य भावों का स्वामी होकर के वहां बैठ ना जाए। हाँ, 6, 8, 12 होके बैठे तो बैठे, उसमें हर सरफ विमल योग जो बताया था जी गुरु जी, ठीक है, लेकिन वो अन्य भावों का स्वामी होकर 6, 8, 12 बैठ जाए उस दृष्टि में नहीं होगा ना, गोचरस्थ कैसे। सर यदि शनि भी है, यदि शनि यदि उसका भी है और अस्त भी हो गए, तब गोचरस्थ होगा या गोचरस्थ? आवाज कट रही है, नेटवर्क क्या करोगे? मणि जी आपका हरदम ऐसा होता है, मतलब इनका गुरु जी या कुछ तो समस्या है कि अपना माइक चालू करते तो वाइब्रेशन करने लगता है मोबाइल। एक राजयोग से संबंधित प्रश्न है, अनुमति हो तो पूछूं गुरु जी। गुरु जी मेरा एक प्रश्न है, राजयोग से संबंधित बताएं। हाँ, ये वृक्ष राशि की कुंडली है, शुक्र 9वें भाव में बैठा है मकर राशि में, और शनि जो है 6ठ भाव में बैठा है उच्च होकर के अपना 7वें राशि में। तो इस तरीके से शनि और शुक्र जो है अपना अपना स्थान परिवर्तन किए हैं आपस में। अब चूंकि 6ठ भाव में शनि बैठ गया है उच्च होकर के, तो ये चूंकि 6ठ भाव जुड़ गया तो ये राजयोग का काम करेगा कि नहीं करेगा? किस भाव का स्वामी होके बैठा है? ये शनि जो है मकर जो है 9वें और 10वें का स्वामी है शनि। हाँ, 9वें और 10वें का बैठा। हाँ, 9वें और 10वें शनि है, वो 6ठे भाव में बैठा है उच्च होकर के तुला राशि में बैठा है। और तुला राशि का स्वामी कहे या लग्नेश कहे, शुक्र जो है 9वें भाव में बैठा है, ये जो है शनि की राशि में। अष्टेश और नवमेश का संबंध बन रहा है ना। हाँ, लग्नेश और नवमेश का संबंध बन रहा है। वही दोनों आपस में एक दूसरे की राशि में है। देखिए, असल में क्या है ना, बोर्ड और बंद कर निकलने का समय हो रहा है, तो मेरा दिमाग उधर लग गया है। ठीक है गुरु जी, ठीक है, दूसरे टाइम में हम ये बात दूसरे टाइम में रखेंगे। अच्छी बात है, ठीक है, प्रणाम। नवमेश 10वें षष्ठ में बैठेंगे तो निर्भाग्य योग दुर्योग बना देगा ना गुरु जी? निर्भाग्य योग बना देगा। उच्च में भले बैठा है, लेकिन निर्भाग्य योग कब बनेगा? कहीं ना कहीं बीच का हो, उच्च का बैठा है जी। ठीक प्रश्न है, ठीक। गुरु जी, यदि सम राशि में शनि बैठा हो तो क्या कहेंगे? जैसे आपने उच्च मूल त्रिकोण सभी बताया, अगर सम राशि में है तो? गुरुजी प्रणाम। यदि गुरुजी उसको परिभाषा में नहीं लिखाए हैं तो अगोचरस्थ होगा, यदि गोचरस्थ होता तो गुरुजी लिखा देते ना कि सम्राट। तो गोचरस्थ दोनों में जैसे आपने बोला कि अगर ऊपर लग्न के पास। गुरु जी हाँ, क्या कह रहे हैं? गुरु जी, सम राशि में है शनि, तब उसको गोचरस्थ मानेंगे या गोचरस्थ मानेंगे? कुछ नहीं मानेंगे। सर एक सवाल था, ये सर उसका फल फिर कैसे करेंगे? इतना है। इसका फल जो मन में है बस बोल। प्रणाम गुरु जी सभी को।
सबको जय श्री कृष्ण प्रणाम। हर हर महादेव। जय श्री राम। सभी मित्र गणों को जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।